चलिए आइए बच्चों, सो इस वाले सेशन में हम लोग कैपिटल बजटिंग के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। चलिए आइए, अगेन मेन फोकस थ्योरी वाले पे ही रहेगा, प्रैक्टिकल इतने है भी नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, प्रैक्टिकल एमसीक्यूज तो सारे केस स्टडीज के साथ करेंगे या बुक में ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में ऑलरेडी कर लिए हुए हैं। यहाँ तो मेन होता है कि क्या आप कॉन्सेप्चुअली थ्योरी वाले एमसीक्यूज को समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो। फिर कहूंगा पहले आप खुद से कर लीजिए, फिर आप मेरे साथ इसको मैच करा लीजिएगा। आइए पढ़िए जी। अ कैपिटल बजटिंग टेक्निक which does not require computation of cost of capital for decision making purposes। सर क्या मतलब है इस सवाल का? कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं चाहिए मतलब टाइम वैल्यू मनी कहां नहीं यूज होता? मतलब बिना कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ही आंसर हो जाता है। तो बच्चे जितने भी आपके ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं वो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगाते ही नहीं ना, चाहे पे बैक पीरियड है, आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, या आपका पे बैक रेसिप्रोकल है। ये लोग तो वो वाली टेक्निक लगाते ही नहीं है। कौन सी सॉरी, ये लोग तो टाइम वैल्यू मनी को यूज ही नहीं करते है ना। तो यहाँ पे कौन सा एनपीवी यूज करता है टाइम वैल्यू मनी? यस। आईआरआर यूज करता है? यस। मॉडिफाइड आईआरआर? यस। तो पे बैक पीरियड, सो पे बैक पीरियड टाइम वैल्यू मनी को यूज नहीं करता। कोई भी ट्रेडिशनल टेक्निक टाइम वैल्यू मनी को यूज नहीं करती। तो ये सवाल में इसका यही मतलब था, हालांकि पूछा बड़े अजीब तरीके से हुआ है कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक विच डज नॉट रिक्वायर कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहां हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंप्यूटेशन नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। इफ टू ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स आर सच दैट द एक्सेप्टेंस ऑफ वन shall exclude the possibility of acceptance of another, बच्चे समझ गए? then such decision making will lead to mutually exclusive decision। mutually exclusive यही होता है कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। जहां प्रोजेक्ट्स का आपस में ही क्या होता है, कंपटीशन होता है। सो अगर आपने एक प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो टू ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स आर सच दैट acceptance of one shall exclude the possibility of acceptance of another। अगर एक एक्सेप्ट हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये कौन से डिसीजन होते हैं? कैपिटल बजटिंग की स्टार्टिंग ही हमने यहां से करी थी। दीज आर योर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस। नेक्स्ट, इन केस अ कंपनी कंसिडर्स अ डिस्काउंटिंग फैक्टर हायर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मान लो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%, कंपनी ने डिस्काउंट रेट ले लिया 15%। ये बड़े अच्छे अच्छे, कई तो बड़े अच्छे एमसीक्यूज होते हैं, कॉन्सेप्ट बना के पूछे जाते हैं। सो इफ अ कंपनी कंसिडर्स अ डिस्काउंटिंग फैक्टर हायर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर अराइविंग एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो विल बी। पहले तो बताओ, डिस्काउंट रेट बढ़ाने से कैश इनफ्लो का पीवी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। उल्टा होता है, जितने डिस्काउंट रेट बढ़ाओगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर छोटे हो जाएंगे, और जितने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर छोटे हो जाएंगे आपका पीवीसीआई कम हो जाएगा। तो इसने क्या किया है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विल बी लेस देन दोज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ केओ। यस, केओ पे जो कंप्यूट किया 12% पे, 15% वाला उससे कम ही आएगा। तो ये कोई सोचने की बात नहीं है। इट विल बी लेस देन दोज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो कम ही आएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये कॉन्सेप्चुअल है, मुझे पता है इसका आंसर एक ही है, ऑल ऑफ द अबव है ही नहीं। इफ कट ऑफ रेट यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ प्रोजेक्ट इज ग्रेटर देन आईआरआर, कट ऑफ रेट यानी कि केओ इज ग्रेटर देन आईआरआर, तो प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। बच्चे आईआरआर होता है आप कितना कमाओगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है रिक्वायर्ड मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज योर मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। आईआरआर होता है कि आप कितना कमाओगे। तो अगर आप कम कमाओगे तो ऐसा प्रोजेक्ट को मैंने क्या करना है, रिक्वायर्ड रिटर्न ज्यादा है, ठीक है ना। सो प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। ये गलत हो जाते हैं पेपर में, बड़ा सोच समझ के करने हैं। ये को वो नहीं है कि आपने पढ़ा और आंसर ठा मार दिया, ऐसे नहीं आएंगे। सो आपको सोचना पड़ेगा वहां बैठ के कि वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट, while evaluating capital investment proposals, time value of money is used in which of the following techniques। तो जितने भी बच्चे मॉडर्न टेक्निक्स हैं
उन सब में टाइम वैल्यू मनी यूज होता है, एनपीवी, आईआरआर, मॉडिफाइड आईआरआर, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, है ना। तो यहाँ पे 3 ट्रेडिशनल होंगे। तो टाइम वैल्यू मनी किस में यूज होता है बताओ? एनपीवी में। पे बैक पीरियड में यूज नहीं होता, एआरआर में यूज नहीं होता। ये तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स है ना। सो टाइम वैल्यू मनी कहाँ यूज होता है? एनपीवी में। नेक्स्ट, आईआरआर वुड फेवर प्रोजेक्ट प्रपोजल्स विच हैव, कह रहा है आईआरआर किसको फेवर करता है? हैवी कैश इनफ्लो इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट। हाँ, ये बढ़िया सवाल है, ये आएगा पेपर में तो बच्चे गलत करके आएंगे। पढ़ो जरा। हैवी कैश इनफ्लो इन अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट, evenly distributed cash inflows throughout the project, heavy cash inflows at the later stages of project, और none of the above। पढ़ो जरा दोबारा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोचो मैंने कहां पढ़ाया था आपको ये, सोचो 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 सोचो, ये पढ़ाया था मैंने आपको, याद है? हमने किया था टाइम डिस्पैरिटी, कैश डिस्पैरिटी, साइज डिस्पैरिटी। वहां मैंने 3 एग्जाम्पल भी दिए थे आपको। ये कुछ कुछ वैसा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली वही चीज है। वो कह रहे किस प्रोजेक्ट का आईआरआर ज्यादा आएगा, ये मतलब है इस सवाल का कि किस प्रोजेक्ट का आईआरआर ज्यादा आएगा। शुरू में जिसके कैश फ्लो ज्यादा है, जिसके लास्ट में कैश फ्लो ज्यादा है। शुरू में ज्यादा मतलब 100, 1000, 2000, फिर 200, 300, 100, शुरू में ज्यादा। ये कौन सा है? जहां लास्ट में ज्यादा 100, 200, 300, 5000, 6000। यहां इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड 1000, 2000, 2500, 1500, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। कहां आईआरआर ज्यादा आएगा? दिमाग लगाओ, क्योंकि ये कभी किया नहीं इस तरह का, है ना। सो कहां आईआरआर ज्यादा आएगा बच्चे? आईआरआर होती है प्रेजेंट वैल्यू। जितना बाद में आपके कैश फ्लो ज्यादा आएंगे तो बाद का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर छोटा होता है, तो आपका आईआरआर गिर जाएगा। जितना अर्ली स्टेजेस पे कैश फ्लो ज्यादा आएंगे तो अर्ली स्टेजेस का फैक्टर तो बड़ा होता है, तो आपका आईआरआर भी ज्यादा आएगा। तो दिस इज द आंसर। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। हैवी कैश इनफ्लोज इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट अगर होंगे तो आपका आईआरआर भी ज्यादा आएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, ये बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट, द री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन इन द केस ऑफ आईआरआर टेक्निक। री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन क्या थी? आईआरआर मान के चलता है कि सारे कैश इनफ्लोज री इन्वेस्ट होंगे। बड़ी अच्छे से क्लास में एग्जांपल दे दे के समझाया हुआ है। आईआरआर मान के चलता है कि सारे कैश इनफ्लोज री इन्वेस्ट होंगे एट द रेट ऑफ आईआरआर। एनपीवी मान के चलता है सारे कैश इनफ्लोज री इन्वेस्ट होंगे एट द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम कहते हैं एनपीवी का असम्पशन सुपीरियर है, इसलिए एनपीवी इज बेटर टेक्निक देन आईआरआर। कुछ याद आया? ये पढ़ा हुआ है क्लास में, है ना। अब ये क्या कह रहा है? री इन्वेस्टमेंट अज्यूम्स दैट कैश फ्लोज कैन बी री इन्वेस्टेड एट आईआरआर। यस, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट रेट इन केस ऑफ आईआरआर पूछा है। अगर यही होता री इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ एनपीवी तो वहां अजम्पशन होती है कि ऑल कैश फ्लोज विल बी री इन्वेस्टेड एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऑल कैश इनफ्लोज विल बी री इन्वेस्टेड एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर एनपीवी होता, पर आईआरआर में नहीं। ठीक है, आईआरआर में मानते हैं कि ऑल कैश इनफ्लोज विल बी री इन्वेस्टेड एट आईआरआर। और ये क्यों इलॉजिकल है? क्योंकि हर प्रोजेक्ट का आईआरआर अलग होता है और री इन्वेस्टमेंट रेट तो मार्केट रेट होता है। तो आप प्रोजेक्ट रेट पे कैसे री इन्वेस्ट कर लोगे, जबकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो मार्केट रेट के करीब होता है। इसलिए हम कहते थे कि आईआरआर का अजम्पशन इलॉजिकल है। मैं बहुत ज्यादा समझाना नहीं चाहता हूं क्योंकि टाइम वेस्ट होता है इससे। जो पढ़ के बैठा है उसको लगेगा ये समझा क्यों रहे हैं, चुपचाप क्वेश्चन कराओ ना। पर चलो ठीक है। बाकी क्या है? कैश फ्लोज कैन बी री इन्वेस्टेड एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नो, ये तो एनपीवी का अजम्पशन है। कैश फ्लोज कैन बी री इन्वेस्टेड एट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये तो कुछ भी नहीं है, तो हमें लिखा हुआ है। नन ऑफ द अबव नहीं है। मल्टीपल आईआरआर, मन खुश हो रहा है, मन खुश हो रहा है, ये सब क्लास में पढ़ाया हुआ है। मल्टीपल आईआरआर कब आते हैं? मैंने कहा था अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज के केस में मल्टीपल आईआरआर आते हैं। अनकन्वेंशनल मतलब, एक कन्वेंशनल कैश फ्लोज क्या होते हैं मैं याद करा रहा हूं। कन्वेंशनल होते हैं शुरू में आउटफ्लो, देन इनफ्लो, 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 इनफ्लो। हमारे सारे सवाल ऐसे ही हैं। पर अगर आउटफ्लो, इनफ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो, इनफ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो, आउटफ्लो, इनफ्लो, दीज आर अनकन्वेंशनल। यहां मल्टीपल आईआरआर पॉसिबल है। याद करो, मैंने क्लास में एक एग्जांपल लिखवाई थी। 10% भी आईआरआर था, 20% भी आईआरआर था, 30% भी आईआरआर था, तीनों पे एनपीवी 0 आ रही थी और वो अनकन्वेंशनल कैश फ्लो थे। बीच में मैंने एक कैश फ्लो को रिवर्स कर दिया था। तो अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज होते क्या है? पढ़ो। कैश फ्लो इन अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट
एक्सीड कैश फ्लो ड्यूरिंग लेटर स्टेजेस, नहीं, ये आंसर नहीं है। कैश फ्लो रिवर्सेस देयर साइन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, ये आ गया देखो, रिवर्सेस देयर साइन, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जब कैश फ्लो का साइन रिवर्स हो जाता है, इसको बोलते हैं अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज। क्लास में बड़े अच्छे से बात हो रखी है, मजा आ गया। मतलब जब से एमसीक्यू आने शुरू हुए हैं, हमारा पढ़ाना और ज्यादा सार्थक हो गया। हम तो 2011-12 से ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, आज के थोड़ा पढ़ा रहे हैं। पर तब क्या होता था, रट्टे वाला भी पास हो जाता था। अब नहीं बच्चे हो पा रहे, क्योंकि अब जो केसेस आते हैं, जो एमसीक्यूज आते हैं, इवन जो सम्स आते हैं, वहां पे एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है, वहां पे ऐसे नहीं सॉल्व होंगे आपके सम्स। ठीक है, नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड एज अ कॉस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड एज ए कॉस्ट। डेप्रिसिएशन को तो हम पहले माइनस करते हैं, फिर एड बैक कर देते हैं। जहां भी हम लोग एनपीवी, आईआरआर, कैश, सीफेट जहां भी निकालते हैं, वहां तो इग्नोर डेप्रिसिएशन ही होता है ना, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन को पहले माइनस करते हैं, फिर टैक्स बेनिफिट लेते हैं, फिर ऐड करके इग्नोर कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट का पार्ट कहां बनता है? एआरआर में, क्योंकि एआरआर हम किसके बेस पे कैलकुलेट करते हैं? पैट के बेस पे। याद है आपको? ARR इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पैट। बहुत बहुत आनंद आ रहा है, मुझे नहीं पता आपको कितना मजा आ रहा है, पर मुझे ये करा के बड़ा मजा आ रहा है कि क्लास में जो लॉजिक्स दिए जाते हैं वो अब सार्थक हो रहे हैं। सम तो कोई भी सॉल्व कर लेता है याद करके, पर ये नहीं होंगे जो अगर आपको समझ नहीं आता तो। एनपीवी में डेप्रिसिएशन इग्नोर हो जाती है, आप माइनस करते हो, पर क्यों करते हो? टैक्स बेनिफिट लेना है, फिर बाद में ऐड भी तो कर देते हो सी फैट में, मतलब डेप्रिसिएशन इग्नोर हो गई। पर पैट में आप ऐड नहीं करते, आप सिर्फ माइनस ही करते हो, आप कॉस्ट मानते हो डेप्रिसिएशन को। तो सिर्फ एक ही टेक्निक है, मैं क्लास में बताता होता हूं, ARR इज द ओनली टेक्निक विच यूजेस पैट इंस्टेड ऑफ सी फैट। ठीक है, सो ARR एक ही टेक्निक है जो पैट यूज करता है सी फैट के अलावा। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग a 1 lakh इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट विद a 5-year लाइफ and no residual value. Total income from project is expected to be 60,000 and recognition is given to the effect of straight line depreciation on the investment. The ARR of the firm is, तो total income expected from the project is expected to be 60,000। अब ARR दो तरीके से निकलता है, एवरेज पैट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट और एवरेज पैट डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। तो पहले एवरेज पैट निकाल लें, ये आ गया 12,000। इन्होंने आई थिंक पता नहीं अब कौन सा किया हुआ है, मुझे भी देखना पड़ेगा। The total income from project is expected to be 60,000 and recognition is given to the effect of straight line depreciation on the investment, मतलब इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन ले रखी है, डिवाइडेड बाय 1 लाख। अगर पहले टेक्निक से करें तो आंसर आता है 12%। इन्होंने क्या आंसर निकाला है? क्योंकि इसके दो टेक्निक है, अब ये पंगे वाला सवाल हो गया। देखो, इन्होंने आंसर बी दिया हुआ है, मतलब इन्होंने एवरेज वाला किया है। हाँ, इन्होंने एवरेज वाला किया है ना, एवरेज पैट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। सर ये हमें कैसे पता लगेगा? बच्चे, इसका कोई तरीका नहीं है, आप अब समझ गए, पेपर में यही करके आइए अगर एमसीक्यू आता है तो। हमने दो किए थे क्योंकि दो है, एवरेज पैट डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। सही वैसे सेकंड वाला ही है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर शुड बी कंसिस्टेंट। तो अगर दोनों को कंसिस्टेंट करना है, सो द करेक्ट आंसर इज एवरेज पैट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो सही तो सेकंड वाला ही बनता है, पर अब हमें समझ में आ गया कि पेपर में अगर ना पता लगे तो हम सेकंड वाला करके आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। मैंने इंपॉर्टेंट सिर्फ उन पे मार्क कराया है जिनमें कोई ना कोई एम्बिग्विटी है, या कोई इधर उधर से पूछ लिया जनरल, जिसका आंसर आपको समझ ही नहीं आएगा पेपर में। नेक्स्ट, अज्यूम कैश आउटफ्लो इक्वल 1,20,000 फॉलोड बाय कैश इनफ्लो 25,000 पर ईयर फॉर 8 ईयर्स एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11%। व्हाट इज एनपीवी? अब ये तो बच्चों वाला सवाल है। पीवीसीआई 25,000 इंटू 11% पे 8 साल का फैक्टर, ये क्या आ गया? रुकिए, फैक्टर देने चाहिए ना ऐसे क्वेश्चन में। 5.146 ऐसे क्वेश्चंस में फैक्टर देने चाहिए। अभी सीए फाइनल एएफएम का पेपर हुआ, वहां एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, एक में फैक्टर दिए हुए, एक में दिए नहीं हुए। तो ये बहुत पंगा है।
पीवीसीओ कितने 1,20,000, तो 8650 आ रहा है, इसके करीब आपको मिल जाएगा, ये देखो 8653। ऐसे ही होगा, अगर फैक्टर नहीं दिए तो एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, फैक्टर शुड बी गिवन। पर ये कोई सवाल थोड़ा सा एनपीवी निकाल दो दोस्तों, हमने तो इतने इतने बड़े क्वेश्चन किए हुए हैं, ये क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द IRR फॉर अ प्रोजेक्ट हैविंग कैश इनफ्लो 40,000 पर एनम फॉर 3 ईयर एंड कॉस्ट 2,26,000। तो एट IRR याद है, एन्यूटी है, एन्यूटी पीवीसीआई इज इक्वल टू पीवीसीओ, तो आपका पीवीसीओ है 226,009, पीवीसीआई 40,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 226,009 डिवाइड बाय 40,000 5.650। अब देखो पेपर में टेबल मिलेगा तो आंसर करेंगे, मान लो टेबल नहीं है, क्या करूं, अब 8% 9% पे क्यूमुलेटिव फैक्टर निकाल लो जहां आंसर आ रहा है। ओके, आओ चेक करते हैं, पहले 8% पे करते हैं, 1 डिवाइड बाय 1.08, कितने साल का निकालना है, 10 साल का, से 6.71, ये आंसर नहीं है। आइए अब 9 पे करते हैं, $6.147, ये भी नहीं है। आइए अब 10 पे करते हैं, सब पे कर लो ना एक बार, 10 पे 10 साल का फैक्टर तो 6.145 आता है, 12 पे ही करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 6.650, 12% इज आंसर। देखा मैंने कैसे किया, ये IRR इज बैक कैलकुलेशन, कि आपको रेट निकालना है, और MCQ में जब बैक कैलकुलेशन आएगा तो मैं तो बच्चे पुट करके आंसर करूंगा, मुझे टेबल नहीं चाहिए, मैं सीधा 12% पे फैक्टर चेक किए, PVAF, चारों में से कोई एक आंसर है ना, चारों पे ये फैक्टर टैली होगा ही होगा, तो 12% पे हो गया। कितने टाइम लगेगा, 2 मिनट लगेंगे चारों को चेक करने में, ठीक है। सो जब भी IR बैक कैलकुलेशन आए, IRR इज ऑलवेज अ बैक कैलकुलेशन, तो आप इसी तरह से करिए, ठीक है। While evaluating investments, the release of working capital at end of project life should be considered as cash inflow। शुरू में आउटफ्लो, लास्ट में इनफ्लो, बाकी तो क्या पढ़ना है, कैश आउटफ्लो नहीं है, हैविंग नो इफेक्ट है भाई, इफेक्ट तो होता है, सो इनफ्लो लेते हैं इसको, ठीक है। कैपिटल रैशनिंग क्या होता है, जब पैसे कम होते हैं और प्रोजेक्ट ज्यादा होते हैं और हम अपनी कैपिटल को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं कैपिटल रैशनिंग, है ना। फंड्स आर रिस्ट्रिक्टेड and management has to choose from amongst the available alternative investments, यही लग रहा है, पर फिर भी एक बार पढ़ते हैं। फंड्स आर अनलिमिटेड, नहीं, अगर फंड्स अनलिमिटेड है फिर कहेगा कैपिटल रैशनिंग। वेरी फ्यू फिजिबल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, नहीं, ये भी नहीं है, सो ए इज द आंसर। बच्चे ये कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल है, प्रैक्टिकल आ गए आप उड़ा दोगे। इंस्टीट्यूट अभी भी ज्यादा प्रैक्टिकली पूछ रहा है एमसीक्यूज में, पर ये बहुत जल्दी ये भी आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल बजटिंग इज डन फॉर, कैपिटल बजटिंग क्यों किया जाता है, कैपिटल बजटिंग इज डन फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, नो, मीडियम टर्म, नो, इट्स लॉन्ग टर्म, मेरे चैप्टर का नाम ही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। पहली लाइन ही हम क्लास में यही बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन करना है, ठीक है, तो उस पर भी क्वेश्चन बन गया है। The reinvestment assumption under NPV method assumes that the cash flows are reinvested at, आ गया, एनपीवी के केस में माना जाता है कैश फ्लोज विल बी रीइन्वेस्टेड एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आगे पढ़ूंगा भी नहीं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, मुझे पता है यही आंसर है। आईआरआर में क्या था, नहीं एक मिनट मार्जिनल, एक मिनट, ये आंसर है, डिस्काउंट रेट यूज टू कैलकुलेट एनपीवी, हाँ के हो ना। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कंपनी का हो गया, जबकि कैपिटल बजटिंग में डिस्काउंट रेट प्रोजेक्ट का होता है, ठीक है। सो डिस्काउंट रेट टू बी यूज टू कैलकुलेट एनपीवी, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। ओवर कॉन्फिडेंस में जो गलती होती है, अरे ये तो यही आंसर है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ, अगर ये ना दिया होता तो फिर आंसर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, क्योंकि
एज पर एनपीवी री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशन ऑल कैश फ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर क्या आंसर कर दिया, नीचे प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग से दिया हुआ है, तो कैपिटल बजटिंग में तो प्रोजेक्ट का ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज होता है, इसलिए आपको वही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, बढ़िया था ये भी। भास्कर लिमिटेड एस्टिमेटेड दैट अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट 8-year नेट कैश बेनिफिट विल बी 4,000 पर ईयर फॉर ईयर 1 to 8 एन्यूटी। हर साल 4,000 का सीफेट आएगा with an additional terminal benefit of 8,000 at the end of 8th year. Scrap. Terminal value. Assuming that these cash inflows satisfy exactly the required rate of return of 8%. Okay. The project initial cash outflow is closest to which of the following four possible alternatives? बच्चे PVCI is equal to PVC होता है ना, अगर PVCO निकाल दो, आपका IRR 8% है। ये देखो क्या लिखा है, Assuming that these cash inflows satisfy exactly the required rate of return of 8%, आपको 8% रिटर्न चाहिए और वही मिल रहा है, मतलब 8% रेट ऑफ रिटर्न इस सवाल में क्या है, IRR वगैरह पीवीसीओ निकाल दो। सीए फाइनल एएफएम में इस तरह का 8 नंबर का क्वेश्चन आया है और इंस्टीट्यूट उसमें डिस्काउंट रेट देना ही भूल गया, इसी तरह का आया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो करना है और वहां डिस्काउंट रेट देना ही भूल गया। तो बताओ क्या है, 4,000 इंटू 8% पे कितने साल का फैक्टर, 8 साल का फैक्टर, सो 1 डिवाइडेड बाय 1.08, 5.747। वैसे मुझे सामने टेबल रखना चाहिए क्योंकि पेपर में टेबल दिया रहता है, और लास्ट में 8,000 इंटू 0.540, क्योंकि अदरवाइज मुझे बार बार कैलकुलेट करना पड़ जाए। 22,988 प्लस 8,000 इंटू 0.540, 4,320, तो 27,308 एग्जैक्टली मैच हो गया, 27,308। सीए फाइनल में क्वेश्चन पूछा 8 नंबर का और डिस्काउंट रेट देना ही भूल गया, तो बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलेगा, इसका मिलना ही पड़ेगा। यही क्वेश्चन पूछा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बता दो, बस जिसने ये लाइन समझी ना वही आंसर कर पाएगा कि इस लाइन का क्या मतलब है। Assuming that these cash inflows satisfy exactly the required return of 8%, मतलब आपको 8% चाहिए और इन कैश फ्लोज पे आपको 8% मिल रहा है, तो योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू IRR। तो बस IRR का फॉर्मूला लगाओ, आपका पीवीसी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलोड इन डिस्काउंटिंग टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग है? कैश फ्लो प्रिंसिपल, एक्रूअल प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एक्सक्लूजन, पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल। नॉट फॉलोड, एक्रूअल प्रिंसिपल नहीं फॉलो होता बच्चे, क्योंकि यहां पे तो कैश फ्लो का ही बोलबाला है ना, तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं है डिस्काउंटिंग टेक्निक्स में। फिर भी मैं इसका आंसर एक बार देखना चाहूंगा, इन्होंने क्या आंसर किया है 18th का। हाँ, बी ही है, बिल्कुल ठीक। सर बाकी भी समझाओ, बाकी आंसर क्यों नहीं है? बिल्कुल, कैश फ्लो प्रिंसिपल तो है ही है, डिस्काउंटिंग कर रहे हैं तो कैश फ्लो की डिस्काउंटिंग होती है। पूरे कैपिटल बजटिंग में आप इंटरेस्ट माइनस नहीं करते, इसलिए इंटरेस्ट एक्सक्लूजन भी होता है। सर क्यों नहीं करते, मैं लास्ट में बताता हूं। क्योंकि हम डिस्काउंट रेट क्यों लेते हैं, अगर डिस्काउंट रेट के ही लेंगे तो हम इंटरेस्ट माइनस कर सकते हैं। हमने ये लॉन्ग टर्म फंड प्रपोजल, लॉन्ग टर्म फंड्स वाला टॉपिक किया था लास्ट में, आपके स्टडी बिल में भी मेंशन था, और मैंने वो कराया था आपको कि क्यों हम ब्याज नहीं लेते। फिर इसको एपीवी, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू में जाके और ज्यादा समझाया था कि क्यों ब्याज नहीं लेते। और पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल तो होता ही है कि हर एक कैश फ्लो को पोस्ट टैक्स लेते हैं, पर एक्रूअल नहीं होता। कैश फ्लो निकाल रहे हैं, एक्रूअल कहां से आ जाएगा? विद IRR क्राइटेरिया एंड नो लिमिटेशन ऑन फंड्स, मतलब कैपिटल रैशनिंग नहीं है और आप IRR यूज कर रहे हैं। वन कैन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट विच हैव IRR ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पहले ये IRR मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये क्लास में छाप छाप के लिखवाया हुआ है कि IRR के बेस पे डिसीजन कैसे लिया जाता है। व्हेन IRR इज क्या, मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सो IRR के बेस पे डिसीजन लेना है तो IRR शुड बी मोर देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट, with limited capital and number of available projects, one should select the project with limited capital है तो कैपिटल रैशनिंग,
और नंबर ऑफ अवेलेबल प्रोजेक्ट्स भी लिमिटेड है। तो कौन सा एक्सेप्ट करना है? IRR लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या हो गया? IRR शुड बी मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लेस देन 1, नो इट शुड बी मोर देन 1। लोएस्ट IRR, नो, हाईएस्ट एनपीवी, हाईएस्ट एनपीवी। अरे कैपिटल रैशनिंग में भी हम वो बनाते होते हैं ना परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, सो जोन से कॉम्बिनेशन का एनपीवी सबसे ज्यादा होता है, वही एक्सेप्ट करते हैं। तो हाईएस्ट एनपीवी, ठीक है। बढ़िया सवाल है, मजा आ रहा है कराने में, है ना। इसके काफी सारे हैं। Which of the following events would decrease the IRR of proposed asset purchase? कौन सा इवेंट आपका IRR को गिरा देगा? Which of the following events would decrease the IRR of proposed asset purchase? Decrease related working capital requirement, shorten the payback period, decrease tax credit on assets, यूज एक्सेलरेटेड इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। बच्चे ये सोचने वाला सवाल है, कौन आपका IRR गिरा देगा? IRR कब गिरेगा? जब आपके कैश इनफ्लो गिरेंगे या आपका खर्चा बढ़ेगा। दो ही कारण है, या तो जो कमाई हो रही है वो गिर जाए तो आपका IRR गिरेगा, या आप जो खर्चे कर रहे हैं वो खर्चा बढ़ जाए तो आपका IRR गिरेगा। पहले में है डिक्रीज द रिलेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। शॉर्टन द पे बैक पीरियड, इससे को लेना देना नहीं है। पे बैक पीरियड से क्या लेना देना है इसका? डिक्रीज टैक्स क्रेडिट ऑन एसेट्स, यस दिस इज द आंसर। अगर आपका टैक्स बेनिफिट कम हो गया तो आपका सीफेट गिर जाएगा। मान लो टैक्स रेट कम हो गया तो आपका टैक्स बेनिफिट कम हो गया, तो टैक्स बेनिफिट कम हो गया तो आपका सीफेट गिर जाएगा और आपका IRR भी गिर जाएगा। आप डेप्रिसिएशन जो मर्जी यूज करो, अल्टीमेटली तो आपने डेप्रिसिएशन पूरे एसेट को डेप्रिशिएट करना ही है, चाहे स्ट्रेट लाइन पे करो चाहे एक्सेलरेटेड पे करो। पर IRR कब गिरेगा? ड्यू टू दिस CFAT will decrease. Due to this, CFAT will decrease and hence IRR will decrease. Due to this, CFAT will decrease and hence IRR will decrease. क्लियर है? सो आपका CFAT कम हो जाएगा और उसके कारण आपका IRR भी कम हो जाएगा। पर ये थोड़ा अलग तरह का था, हम इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहेंगे। आप पेपर वाले दिन इसको पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट, विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख एंड ईयरली कैश इनफ्लो ऑफ 27,000 फॉर 5 years, द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। अब ये तो बच्चे बहुत ही आसान है, मुझे तो 3 साल का फैक्टर भी याद है। 3 कर ही लेते हैं 10% पे 5 साल का फैक्टर 3.791 है शायद, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 3.791 याद था। तो 27,000 इंटू 3.7, ये थोड़ा आएगा पेपर में कि इस तरह से एनपीवी निकाल दो और पीवीसीओ 1,02,357 पॉजिटिव। इस तरह के क्यों डालने हुए हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इतने गंदे गंदे सवाल करते हैं आप तो क्वेश्चंस में, ये तो क्या ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Discounted payback period for a project shall be dash the payback period of the same project. Discounted payback period for a project shall be more than the, ज्यादा होगा ये। सोचो क्यों, आंसर तो मैंने दे दिया, कारण खुद सोचो। एक प्रोजेक्ट है, आपने उसका पेबैक पीरियड निकाला, ये देखो कितने बढ़िया बढ़िया सवाल बनाए हुए हैं। आपने उसका पेबैक पीरियड निकाला और आपने उसका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकाला। एक प्रोजेक्ट है, आपने उसका पेबैक पीरियड भी निकाला, आपने उसका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड भी निकाला। सवाल कहता है क्या कम आएगा? बच्चे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, सॉरी, क्या ज्यादा आएगा? बच्चे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड ज्यादा आएगा। क्यों? पेबैक होता है मेरे कितनी देर में पैसे वापस आ रहे हैं, और डिस्काउंटिंग करने से आपकी पीवीसीआई गिर जाता है ना, तो जितना पीवीसीआई गिरेगा आपके पैसे लेट पूरे होंगे, तो आपका पेबैक पीरियड बढ़ जाएगा। टेक्निकल क्वेश्चन है। पेबैक पीरियड में तो आप डिस्काउंटिंग नहीं करते। चलो मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देके बताता हूं। मान लो 1 लाख है ना, पहले साल 40,000, दूसरे साल 40,000, तीसरे साल 20,000, चौथे साल फिर 40,000 आएगा, तो आपके तो 3 साल में पैसे पूरे हो गए, तो पेबैक पीरियड इज 3 years। पर अगर 10% डिस्काउंट रेट है तो 909826751 करके पीवीसीआई निकालोगे,
अब आपके 3 साल में पैसे पूरे थोड़ा होंगे, तो आपका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड हमेशा पे बैक पीरियड से ज्यादा ही आएगा। बढ़िया सवाल था ये, ठीक है, सोचने वाला क्वेश्चन था कि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड शैल बी मोर देन द पे बैक पीरियड ऑफ द सेम प्रोजेक्ट। सो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड से हमेशा ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कैपिटल बजटिंग? इसमें से का क्या क्या ट्रू नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू, इरिवर्सिबल डिसीजन, ये क्या होता है? तो मुझे भी नहीं पता ये क्या है। संक कॉस्ट इज रेलेवेंट कॉस्ट, ये तो पक्का पक्का गलत है, यही आंसर है, क्योंकि संक कॉस्ट क्या होती है? इररेलेवेंट कॉस्ट। छोड़ो ना बाकियों को, मुझे जो आंसर है वो दिख गया। बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाते हैं हम लाल पेन से, क्लास में बोलता भी हूं लाल पेन से लिखो, संक कॉस्ट इज इररेलेवेंट कॉस्ट। व्हाट इज संक कॉस्ट? द कॉस्ट विच हैव ऑलरेडी बीन इनकर्ड इन द पास्ट। मेरे पास एक मशीन खरीदी पड़ी हुई है, नया प्रोजेक्ट पे उसी मशीन को यूज कर लूंगा, दिस इज नॉट अ रेलेवेंट कॉस्ट, क्योंकि वो तो ऑलरेडी खरीदी हुई है। तो संक कॉस्ट इज रेलेवेंट कॉस्ट? नो, इट इज इररेलेवेंट कॉस्ट। ये तो मुझे समझ ही नहीं आया कि इरिवर्सिबल डिसीजन क्या होता है। अफेक्ट फ्यूचर स्टेबिलिटी ऑफ फर्म है, कैपिटल बजटिंग फ्यूचर स्टेबिलिटी, कैन रिलेट टू बिजनेस एक्सपेंशन, सब फालतू लिखा हुआ है, जो काम का आंसर है वो साफ साफ लिखा हुआ है। तो संक कॉस्ट इररेलेवेंट कॉस्ट होती है, ये गलत है। बाकी सारे ऑप्शन एवं डाले हुए हैं, इनका कोई लिंक ही नहीं था। डेप्रिसिएशन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन इन कैपिटल बजटिंग बिकॉज इट रिड्यूसेस टैक्स लायबिलिटी। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, तो वैसे तो ये कैपिटल बजटिंग में आना ही नहीं चाहिए, पर क्योंकि डेप्रिसिएशन के कारण टैक्स की सेविंग होती है, तो फिर टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए डेप्रिसिएशन लेते हैं। अनअवॉइडेबल कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो तो ये होता ही नहीं, अनअवॉइडेबल के कारण नहीं, एक ही कारण है कि इससे आपकी क्या हो जाती है? टैक्स की सेविंग्स हो जाती है। इसलिए बच्चे डेप्रिसिएशन को कैपिटल बजटिंग डिसीजन का पार्ट बनाया जाता है। मैं क्लास में लिखवाता होता हूं, इफ नो टैक्स रेट इज गिवन इन द क्वेश्चन देन इग्नोर डेप्रिसिएशन एज वेल। अगर टैक्स रेट ही नहीं है तो फिर डेप्रिसिएशन भी नहीं है। क्लियर? विच ऑफ दीज मेथड्स आर बेस्ड ऑन कैश फ्लोज? ऑल ऑफ दी अबव। सिर्फ एक ARR ही है जो नॉट बेस्ड ऑन कैश फ्लो है, और वो इसमें ऑप्शन है नहीं। वो कह रहा है कौन से कैश फ्लो पे बेस्ड है? तीनों ही कैश फ्लो पे बेस्ड है। सिर्फ एक ARR ही है जो पैट के ऊपर बेस्ड है, और वो कैश फ्लो के ऊपर बेस्ड नहीं है। भाई ये कॉन्सेप्चुअल आंसर्स हैं, प्लीज ध्यान से, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द स्टेप्स इन कैपिटल बजटिंग प्रोसेस? बाप रे बाप, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग सेलिंग एक्सपेंस। कैपिटल बजटिंग में सेलिंग एक्सपेंस कहां से कंट्रोल होते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस कैपिटल बजटिंग में तो होता है प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, प्राइस तो आपको अनुमान लगाना पड़ता है। डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, नो, ये तो कैपिटल स्ट्रक्चर में करते हैं। ये है जी एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लोज, यस, ये करते हैं हम कैपिटल बजटिंग में। कैपिटल बजटिंग में हम क्या निकालते हैं? कैश फ्लोज निकालते हैं। अब देखो ये जनरल सवाल था, अगेन ये जनरल क्वेश्चन था, पर जनरल क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस पढ़ के आपको उसका करेक्ट आंसर किसी ना किसी तरीके से नजर आ ही जाएगा। बस ध्यान से चारों ऑप्शंस पढ़ लेने हैं। द बेस्ट मेथड टू इवेल्युएट द प्रोजेक्ट विद अनइक्वल लाइफ, मैंने 2 कराए थे, या तो रिप्लेसमेंट चेन मेथड या फिर EANPV मेथड। याद है? ऐसे तो कुछ भी लगा दो, वो कह रहा है बेस्ट मेथड कौन सा है। तो जहां हमने अनइक्वल लाइफ वाला टॉपिक आपको कराया था, वहां 2 कराए थे, रिप्लेसमेंट चेन मेथड और EANPV मेथड, एंड दिस इज द आंसर। कोई चीज छोड़ते नहीं है, ये अंदर अंदर से घुस घुस के खोद के MCQs निकाले गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन? रिप्लेसमेंट, हाँ ये तो है, रिप्लेसमेंट के तो क्वेश्चन भी करते हैं हम। एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट, हाँ ये भी है कि कोई मशीन खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। इन्वेंट्री कंट्रोल, नो बच्चे, ये वर्किंग कैपिटल डिसीजन होता है, नॉट ये ना, दिस इज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। बिजनेस एक्सपेंशन तो है ही है कि मुझे एक्सपेंशन, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है कि मुझे एक्सपेंशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन्वेंट्री कंट्रोल पक्का पक्का आंसर है, बिकॉज इट्स अ वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ये हमने वर्किंग कैपिटल चैप्टर में किया हुआ है, इन्वेंट्री कंट्रोल। इफ प्रोजेक्ट्स NPV
ignoring income tax consideration is normally affected by proceeds from sale of assets to be replaced, carrying amount of assets to be replaced, amount of annual depreciation, amount of annual depreciation। पहला आंसर है, खुद पढ़ लो, मैं नहीं बताना चाहता, खुद पढ़ लो, खुद पढ़ लो। वो कह रहा है इग्नोर टैक्स है, टैक्स नहीं है। तो बताओ एनपीवी पे किसका इफेक्ट होगा? बच्चे अगर टैक्स नहीं है तो डेप्रिसिएशन का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। इफ देयर इज नो टैक्स तो मान लो देयर इज नो डेप्रिसिएशन ऑल्सो। सो अगर टैक्स नहीं है तो डेप्रिसिएशन का तो कोई इंपैक्ट ही नहीं है। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट टू बी रिप्लेस, कैरिंग अमाउंट थोड़ा देखते हैं, सेल प्राइस देखते हैं। ये लास्ट में आप टर्मिनल वैल्यू लेते हो ना, तो क्या टर्मिनल वैल्यू से एनपीवी पे इंपैक्ट पड़ता है? यस। सो टर्मिनल वैल्यू से एनपीवी पे बिल्कुल इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, कैपिटल बजटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर बिलो रीजंस एक्सेप्ट, फिर आ गया, दे आर इरिवर्सिबल, दे इन्वॉल्व सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट, they are for short period of time, they are complex and futuristic। journal important for below reason except, कौन सा रीजन नहीं है? ये पक्का पक्का नहीं है। क्यों? कैपिटल बजटिंग कभी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता। मान लो मुझे बाकी समझ में नहीं भी आते, वो कह रहा है कैपिटल बजटिंग किस कारण से इंपॉर्टेंट नहीं है? ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। नहीं, ये कारण के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये इरिवर्सिबल तो मुझे भी नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। ये तो यही है शायद कि अगर एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो आप दोबारा उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अगर आप एक बार प्रोजेक्ट में घुस गए तो फिर आपको तो वो प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए ये बार बार इरिवर्सिबल वर्ड यूज कर रहा है। सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट तो होता ही है, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, फ्यूचरिस्टिक होते हैं। बिल्कुल आगे की बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमें आगे जाके एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर ये शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होते। तो एक्सेप्ट पूछा है, ज्यादा थ्योरी कहीं है ना। Using capital budgeting techniques, a project is accepted when NPV is positive, profitability index is more than 1, IRR is more than cost of capital, तो all of the above, any of the above, sorry, any of the above, बिल्कुल। NPV पॉजिटिव है तो भी प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, NPV पॉजिटिव है तो PI मोर देन 1 ही होगा तो भी एक्सेप्टेबल है, NPV पॉजिटिव है तो IRR शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही होगा तभी NPV पॉजिटिव है, अदरवाइज NPV पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। दैट्स इट। चलिए, सो कैपिटल बजटिंग के भी सारे एमसीक्यूज हमने अच्छे से कर लिए, ठीक है। सो एक एक करके सबको निपटाते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।